नमस्कार, मैं निधि केतान आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। आज राजस्थान सरकार और वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा को लेके, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज यहाँ पे हम गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, विशिष्ट अवस्था में पोषण। अब कौन सी विशिष्ट अवस्था है? वह है धात्री अवस्था, जिसके अंतर्गत हमने भाग 1 में पूरे पाठ का अध्ययन किया है और हर बिंदु को परिपूर्ण तरीके से समझाया गया है और आशा करती हूँ उनको अपने नोटबुक में लिखा होगा, याद किया होगा। तो आइए दोस्तों, अब इनके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करते हुए देखते हैं कि कितना हमें समझ में आया है और कितना हमें और याद करने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नवजात शिशु केवल माँ के दूध पर चलता है कितने माह? प्रथम 3 माह हम सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर करते हैं। फिर आता है, एक स्वस्थ महिला प्रारंभ में 850 मिलीलीटर दूध तक स्रवण करती है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसके पेट की कैपेसिटी ही 10 से 25 मिलीलीटर तक ही होती है। ठीक है। धात्री अवस्था 0 से 6 माह में प्रतिदिन के आहार में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है 600 किलो कैलोरी प्रति दिन। ये है 0 से 6 माह। 6 से 12 माह में होती 550 किलो कैलोरी। तो हमने धात्री अवस्था को 2 भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों, सवाल में ज़रूर देखें कि किस अवस्था के लिए ये सवाल पूछा गया है। आजकल धात्री माताएं पारंपरिक व्यंजनों को भोग नहीं करती क्योंकि वे हो जाएंगी क्या? मोटी, बेडौल, थुलथुली। सभी उपर्युक्त सभी जवाब है, इसलिए वो उनका उपभोग करना नहीं चाहती है, लेकिन उनकी गलत सोच है। ये हमने पाठ के अध्ययन के अंतर्गत याद करा था, समझा था। आइए देखिए दूसरा सवाल। धात्री अवस्था शिशु के जन्म से स्तनपान कराने तक बनी रहती है। हमने सामान्यतः इसको 1 साल में 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर धात्री अवस्था या एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसको धात्री अवस्था कहते हैं। धात्री अवस्था में लौह लवण की अतिरिक्त आवश्यकता प्रस्तावित नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि माँ के दूध से लौह का पोषक तत्व का स्रवण नहीं होता है, इसलिए उसकी आवश्यकता को भी नहीं बढ़ाया गया है। पारंपरिक देसी दवाइयों के सेवन से मातृ दुग्ध के निर्माण व स्रवण में वृद्धि होती है। शाकाहारी महिला को अपने आहार में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिश्रित भोज्य पदार्थ जैसे अनाज दाल, अनाज दूध, दाल दूध का उपयोग करना चाहिए। आइए अब सवालों का देखिए जवाब। कौन कौन से अभ्यास प्रश्न हमने करने हैं। स्तनपान कराना धात्री माँ के लिए भी लाभप्रद है, समझाइए। इसका जवाब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं। स्तनपान क्यों लाभदायक है? क्योंकि माँ और बच्चे दोनों के लिए भावनात्मक संबंध देती है, दोनों की पौष्टिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण करती है, शिशु के वृद्धि विकास के लिए परिपूर्ण करती है, माँ को वापस अपनी पुरानी जगह पे लाने के लिए सहायता करती है, गर्भ निरोधक के लिए करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है, जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। माँ और शिशु के भावनात्मक संबंध को स्थापित करती है। क्यों? क्योंकि वो इस जीवन में आने के बाद वो पहला संबंध अपने माँ का जानता है, जो उसके पेट भरने का भी काम करती है, दुलार से उसको सहलाती है और स्तनपान कराती है। तो ये उसके जीवन का पहला संबंध कहलाता है। उसके बाद ही वो कोई दूसरा संबंध जान पाता है। प्राकृतिक गर्भ निरोधक। प्राकृतिक गर्भ निरोधक इसलिए है क्योंकि वो जब तक स्तनपान कराती है तब तक उसके वापस प्रेग्नेंट होने की चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। गर्भाशय संबंधी लाभ, जैसा कि मैंने कहा, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, वापस अपनी जगह पहुंच जाती है स्तनपान के दौरान। आर्थिक लाभ, स्तनपान के लिए कुछ भी उसको खर्चा नहीं करना, कोई भी पैसा खर्च नहीं करना, कोई भी तैयारी नहीं करनी। जब शिशु ने मांगा तब माँ उसको स्तनपान करा सकती है, जो रोगाणु रहित रहता है, सही तापमान में रहता है, पौष्टिक स्तर परिपूर्ण होता है, मतलब फायदे ही फायदे हैं। शारीरिक गठन में लाभकारी। स्तनपान कराने से माँ वापस अपने छरारी रूप में आ सकती है और शिशु बहुत सारी प्रतिरोधक क्षमताओं को ले सकता है और परिपूर्ण तरीके से वृद्धि और विकास को ले सकता है।
क्योंकि माँ का दूध उसके लिए बना है, पूर्ण रूप से पौष्टिक आवश्यकताओं के परिपूर्ण और उसके लिए अमृत तुल्य समान माना गया है। स्तन कैंसर की आशंकाएं कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं, स्तनपान कराते हैं, तो गर्भाशय भी वापस उसी जगह चल जाता है। स्तन का निष्कासन लगातार होता रहता है। अगर हम स्तनपान नहीं कराएंगे तो दूध की गांठें बन जाएंगी और वो कैंसर का रूप ले सकती हैं। इसलिए स्तनपान कराते रहिए और हष्ट पुष्ट रहिए। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। कम दुग्ध स्रवण के कारणों का उल्लेखन कीजिए। एक स्वस्थ महिला करीबन स्टार्टिंग में 850 मिलीलीटर दूध प्रतिदिन स्रवण करती है। वहीं कमज़ोर महिला 650 से 600 मिलीलीटर दूध का स्रवण करती है। क्यों करती है? इन कारणों को देखें। पहला कारण है उनके हार्मोनों का, दुग्ध निर्माण हार्मोनों का स्रवण कम होना, धात्री अवस्था में पौष्टिक आहार का परिपूर्ण तरीके से सेवन ना करना, माँ का धात्री माता स्वयं कमज़ोर दुर्बल काया या किसी बीमारी से ग्रसित होना। आजकल की आधुनिक माताएं ये समझती है कि स्तनपान एक निम्न स्तर का कार्य है का कार्य है, इसको पिलाने से हमारी एडवांस टेक्निक कम हो जाएगी, हम स्मार्ट नहीं दिखेंगे, जो कि गलत है। धात्री अवस्था में अधिक से अधिक व्रत उपवास रखना, जिससे के कारण आपकी पौष्टिक स्तरता में कमी आ जाती है। आइए, कामकाजी महिलाओं को 6 से 8 घंटे तक घर से दूर रहना या बच्चे से दूर रहना ये कारण है। धात्री अवस्था में स्तनपान कराने की अवधि में वृद्धि के कारण कि बच्चा दूर है, नहीं पी पा रहा, कुछ और कारण है। धात्री माँ के चूचुकों का अंदर धसावा होना या बच्चों के कटे होठ, फटे होठ या फटा तालू होने के कारण दूध का स्तनपान के द्वारा सेवन ना कर पाना, जिसके अंतर्गत धात्री माता के उत्तेजित तथा उद्वेलित अवस्था में भी दूध स्रवण की निम्नता आ जाती है। ये सभी कारणों का ध्यान दें कि इन सब कारणों का ना हो। हाँ, अगर किसी कारणों से हो सकता है और हम उसका इलाज कर सकते हैं तो बिल्कुल करें और जितना हो सके स्तनपान कराएं, जैसे माँ और शिशु दोनों ही स्वस्थ और पौष्टिक रहे। आइए दूसरा सवाल देखिए। धात्री अवस्था में आहार आयोजन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? धात्री अवस्था में पहले 40 दिन, सवा महीना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। उस समय परिपूर्ण उनको आराम दिया जाता है, उनको कमरे में बिल्कुल सुलाया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ खिलाई जाती है, जैसे आपकी अजवाइन, बत्तीसा, लौंग, गुड़, सुपारी, जिससे उनको पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्व मिले, ताकत मिले, उनके जो दर्द, कमर में दर्द, ऐंठन, ये सभी हैं, उनका इलाज हो सके, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है वो भी परिपूर्ण तरीके से उनको दी जा सके और इससे दोनों के ही बहुत पौष्टिक स्तर में बढ़त होती है और बहुत ही तंदुरुस्त रहते हैं। प्रथम सवा महीने में 40 दिन में सुबह सुबह दूध के साथ देशी दवाई युक्त पारंपरिक भोजन देना चाहिए, जो कि परिपूर्ण विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं से परिपूर्ण होते हैं, घी शर्करा से परिपूर्ण होते हैं। इन प्रथम माह में सवा महीने में हल्का सुपाच्य भोजन दें जो पचने में आराम हो, पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण हो। दाल, पालक, बथुआ, मेथी, लौकी ये दें, जैसे आराम से पच सकें और किसी प्रकार का कब्ज का कारण ना बने। धात्री माता के आहार की मात्रा सामान्य दिनों की अपेक्षाकृत बढ़ा देनी चाहिए। एक बार में या बहुत ज़्यादा भोजन नहीं खाना चाहिए। दिन में जो सामान्यतः 3-4 बार खाते थे उसकी जगह 5 या 6 बार भोजन का सेवन करना चाहिए। आहार में प्रोटीन युक्त का समावेश करना चाहिए, जो कि अच्छा हो, हष्ट पुष्ट हो और प्राणिक स्रोत हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा कॉम्प्लीमेंट्री हो। मिश्रित भोज्य समूह का समावेश करना चाहिए, जैसे सभी प्रकार के एसेंशियल अमाइनो एसिड का सेवन कर सके। आहार में ताजे फल सब्जियों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, जैसे अतिरिक्त विटामिन और खनिज लवणों से परिपूर्ण हो और किसी प्रकार की उसको कमी का महसूस ना हो। आहार में शर्करा, घी, तेल के सामान्य से कुछ अधिक मात्रा देनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। आहार में तरल भोज्य पदार्थ जैसे दूध, छाछ, दलिया, दाल, सब की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन रेखा है। अगर जल नहीं होगा तो दोनों माँ और बच्चे में निर्जलीकरण का एक कारण बन सकता है।
आहार में साबुत अनाज, दाल, अंकुरीकरण अनाज व दालों का खमीरीकरण व्यंजनों को शामिल करना चाहिए। जैसे विटामिन बी की आवश्यकताएं जो ऊर्जा के साथ बढ़ जाती है, उसको परिपूर्ण तरीके से हम पूर्ण कर सकें। धात्री महिला को 1.25 महीने के पश्चात भी स्तन दुग्ध स्रवण हेतु नियमित रूप से आवश्यक अतिरिक्त पौष्टिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण तरीके से सेवन करते रहना चाहिए जब तक वो स्तनपान कराती रह रही है। अगर वो पूर्ण रूप से स्तनपान करा रही है तो आवश्यकताओं को अत्यधिक परिपूर्ण करे, और धीरे धीरे पूरक आहार पे अगर वो शिफ्ट हो रही है तो अपनी आवश्यकताओं को उसी के अनुसार कम कर सकती है। ये आप पे निर्भर करता है। आइए देखें, प्रथम 1.25 महीने में धात्री माँ के आहार में दी जाने वाली पारस्परिक देसी दवाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जो पहले 1.25 महीने या 40 दिन में ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो माँ को दी जाती है, उसके साथ तेल से मालिश की जाती है, गर्म पानी से स्नान कराया जाता है, आहार सम्मिलित है, उच्च ऊर्जा और प्रोटीन युक्त भोज्य सम्मिलित है जो कि माँ को विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, दर्द, ऐंठन इनसे बचाता है और परिपूर्ण पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण करता है। अब ये दवाइयाँ कौन कौन सी, जैसे अजवाइन, सौंठ, लौंग, कमरकस, गोंद, सुपारी, हल्दी, बतीसा इत्यादि से बने मीठे व्यंजन जिसमें घी और शर्करा की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसमें अत्यधिक तरीके से मेवे का समावेश होता है, उनको परिपूर्ण तरीके से बनाया जाता है, खिलाया जाता है। इन व्यंजनों में उच्च शर्करा, प्रोटीन, ऊर्जा का समावेश होता है, जिसके साथ वो खनिज, लवण और विटामिन युक्त परिपूर्ण होते हैं और उनको सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से आपूर्ति करते हैं। जिस तरह से उनको विभिन्न प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रकार की वृद्धि और विकास को विद्यमान करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इन व्यंजनों के उपभोग से मात्र दुग्ध निर्माण व स्रवण में वृद्धि होती है। धात्री महिला की शारीरिक दुर्बलता दूर करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में, शरीर के तापमान नियंत्रण में मदद करें। इनके उपभोग से धात्री महिला के हाथ, पैरों, कमर, पेट के दर्द में जो भी दर्द या ऐंठन होती है उसमें आराम मिलता है। इन दवाओं में गर्मी से गर्भाशय में होते रक्त स्रवण पर नियंत्रण, गर्भाशय को पूर्ण सिकुड़ना, संकोचन और अपनी जगह पे लौटने के लिए सहायता मिलती है और महिला वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ सकती है। इन दवाओं युक्त व्यंजनों को धात्री महिला को सुबह सुबह गर्म दूध के साथ दिए जाते हैं, उसे विशेष पोषण प्रदान किया जाता है। देसी दवाओं से बने व्यंजनों के साथ साथ पूरे 1.25 महीने तक धात्री महिला को पर्याप्त मात्रा में दुग्ध व दुग्ध से बने व्यंजन, देसी घी युक्त हलवा, कम मिर्च मसाले वाला सादा सुपाच्य संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे उनका पाचन क्रिया सुपाच्य रहे, तत्पर रहे और कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। धात्री अवस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होने के कारण धात्री महिला को 1.25 महीने बिल्कुल आराम कराया जाता है, जिस तरह के कारण वो आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करती है, वो उसको और उसके शिशु को दोनों को ही रोग प्रतिरोधक क्षमताएं प्रदान करती हैं। और बहुत से लोगों को इसलिए नहीं मिलाया जाता क्योंकि बार बार टेम्परेचर का बदलाव होने के कारण उनको कोई ना कोई बीमारी का ग्रसित होना पड़ता है। तो आशा करती हूँ इसके अंतर्गत हमने पूर्ण रूप से अध्ययन किया होगा, इनको नोटबुक में लिखा होगा। याद करिए, तत्पर रहिए, तब तक अपनी परीक्षाओं के लिए निरंतर पढ़ते रहिए। नमस्कार।